दोस्तों, कभी कभी जो संकट सामने दिखता है वो भीतर से और ज्यादा गहरा होता है। और 20 जुलाई के बाद, संसद के घेराव के बाद, मोदी सरकार का संकट गहराता जा रहा है। और सच ये है कि ये संकट इतना गहरा है कि ये जो 2G लीडर्स हैं, 2 गुजराती लीडर्स मोदी और शाह, इनके बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। 20 जुलाई के बाद ऑल इज नॉट वेल इन गुजरात लॉबी। अब दोस्तों, पिछले 8 दिन से अमित शाह संसद तो जा रहे हैं, सदन जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लोकसभा नहीं जा रहे, राज्यसभा नहीं जा रहे, और बाहर संसद में उनके इस्तीफे की लगातार मांग हो रही। शाह साहब का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज बयां कर रही है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी कल ही उनका इस्तीफा ले लेंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह को कुर्बान कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अमित शाह का कैंप और मोदी का कैंप, इनके बीच में भारी कंफ्यूजन है। और इसके चलते सरकार में भी असमंजस की विकट स्थिति है। अब दोस्तों, अंदर की बात यह है कि 20 जुलाई से पहले ही अमित शाह और मोदी के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहली बार मतभेद देखे गए। अब ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के ही आदमी हैं, काफी क्लोज है, अमित शाह उनके बॉस हैं। चुनाव का सारा खेल धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, भूपेंद्र यादव ही करते हैं। अमित शाह नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का किसी भी कीमत पर इस्तीफा हो। वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठकर एक रणनीति बनाई जाए और फिर संसद में जो कुछ है पेपर लीक पर, उसका जवाब विपक्ष को दिया जाए। ये अमित शाह का स्टैंड था। मीटिंग भी हुई, मोदी के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन मोदी एग्री नहीं कर रहे थे। और फिर 20 जुलाई को जिस तरह से अमित शाह की खुफिया एजेंसियां फेल हुई, 20 जुलाई को अमित शाह की सीआरपीएफ, अमित शाह की रैपिड एक्शन फोर्स, अमित शाह की दिल्ली पुलिस, जिस तरह से छात्रों का उन्होंने दमन किया, लाठीचार्ज की, पैलेट गन्स चलाए, तो मामला और संगीन हो गया। और यही नहीं, जिस तरह से मोदी को टारगेट किया गया, मोदी को लेकर तमाम मीम्स बने, गालियों के वीडियो वायरल हुए, मोदी को ऐसा लगने लगा कि टारगेट पर वो आ गए हैं। और तब मोदी ने अकेले फैसला लिया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं इस पूरी रणनीति में अमित शाह किनारे थे। और सच्चाई यह है कि मोदी ने खुद ही डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की। वो खुद ही रील पर आए, इंस्टाग्राम पर आए, खुद रील बना के जो है सीधे जेनजी से बात करने लगे। और मोदी के ही जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डिप्टी हैं, डिप्टी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जितेंद्र सिंह, मोदी के आदमी हैं, मोदी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, इस मंत्री को यानी जितेंद्र सिंह को आगे किया, साथ में नड्डा को किया गया और कहा कि जाइए आप कॉकरोच जनता पार्टी से निगोशिएट करिए। यानी जो निगोशिएशंस हो रहे थे जेनजी के साथ, छात्रों के साथ, वो मोदी का दफ्तर ही कर रहा था। नड्डा सिर्फ एक मोहरे थे, जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो सारी डील पीएमओ ने करी और इस डील में शाह साहब नहीं थे। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। 20 जुलाई को जब संसद का घेराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये खबर सुर्खियों में थी, उसी वक्त एक और घटनाक्रम देश में हो रहा था। 2 जगह हो रहा था, बांकीपुर, पटना, यहां पर उपचुनाव हो रहा था। यह उपचुनाव नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, मोदी के चेले, इनकी सिटिंग सीट पर चुनाव हो रहा था। और उधर मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार में एक और क्रूशल इलेक्शन था दतिया में, जहां सीधी फाइट बीजेपी कांग्रेस में थी। और इत्तेफाक देखिए कि जो अमित शाह बंगाल जिता देते हैं तिगड़म से, जैसे भी बिहार जिता देते, महाराष्ट्र जिता देते हैं, खेल करके जैसे भी, ये जो दोनों उपचुनाव थे, ना बांकीपुर में अमित शाह की छाप दिखी, न दतिया में दिखी। दोनों चुनाव से दूर रहे। सच्चाई तो यह है कि दतिया में जिस तरह से अमित शाह के जो चेले हैं, नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट काटा गया, किसी दूसरे भाजपा उम्मीदवार को दे दिया गया। शाह खुश नहीं थे अंदर ही अंदर। और जहां तक बांकीपुर की बात है, अमित शाह की लॉबी ने नितिन नवीन का जो पहला कैंडिडेट था उसी को हटवा दिया। दूसरा कैंडिडेट आया, वो उस लायक भी नहीं था, पहले के लायक भी नहीं था। और नतीजा यह हुआ कि ये दोनों उपचुनाव जो बीजेपी के लिए बहुत क्रूशल थे, बीजेपी हार गई, औंधे मुंह गिरी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। और ये भी सवाल है
कि अमित शाह इन चुनाव से क्यों दूर रहे, क्या वजह थी। दोस्तों सोचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जिसको मोदी जी अपना बॉस कहते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गढ़ से चुनाव हार जाए, अपनी सिटिंग सीट जहां पर वो एमएलए थे, अब तो खैर राज्यसभा के एमपी हैं, जो सीट उन्होंने छोड़ी थी, जिस पर चुनाव हो रहा था, बाई इलेक्शन हो रहा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हार जाए। सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी मदद नहीं की, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अमित शाह चलाते हैं। और इसका नतीजा देखिए, आज नतीजा देखिए। आप, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। इसका नतीजा ये हुआ कि आज मोदी जी की 1-to-1 मीटिंग हुई नीतीश कुमार से। वो नीतीश कुमार जिनकी कोई तस्वीर मोदी के साथ पिछले 1.5-2 महीने में आपको नहीं दिखेगी। आज मोदी जी चाय पिला रहे हैं नीतीश कुमार को, आज मोदी जी गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं नीतीश कुमार से। क्यों? क्योंकि नीतीश का वोट नहीं मिला उनको बांकीपुर में। उधर मोदी की अनुपस्थिति में, क्योंकि मोदी तो सदन जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं, मोदी की अनुपस्थिति में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सारा मोर्चा अमित शाह संभालते रहे। लेकिन इस बार मोदी जा नहीं रहे और अमित शाह सदन में देखे नहीं गए। बाहर बैनर लगे हुए हैं, रोज वहां पर प्रदर्शन हो रहा है संसद के बाहर कि अमित शाह लापता कहां हैं, अमित शाह गायब कहां हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और अमित शाह सदन में नहीं जा रहे, संसद में आ रहे हैं, सदन में नहीं जा रहे। अब एक और खास अहम पॉइंट पर गौर करिए। जब भी संसद के अंदर कोई बिल आता है, इंपॉर्टेंट बहस होती है, तो मोदी जी नहीं, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू नहीं, अमित शाह सारी फील्डिंग सजाते हैं, सारा प्लान अमित शाह तैयार करते हैं। लेकिन इस बार जब पेपर लीक संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, इंपॉर्टेंट बहस, वहां पर अमित शाह नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, पहली बार मोदी जी के डिप्टी यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो छात्रों से निगोशिएशन कर रहे थे मोदी के बिहाफ पे, इस बार जितेंद्र सिंह बिल लेके आए। यानी सोचिए, शिक्षा मंत्री जो नए बैठे हुए हैं, लेकिन बिल कौन ला रहा है, बहस कौन कर रहा है, जवाब कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। यानी संसद की भी सारी कार्रवाई प्रधानमंत्री के दफ्तर से ही नियंत्रित हो रही थी और सीन में शाह नहीं दिख रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। और आज जब एनडीए की मीटिंग हुई, हर मंगलवार को मीटिंग होती है, आज जब मीटिंग हुई एनडीए की, तो मोदी भी थे, शाह भी गए थे। लेकिन आप जरा तस्वीर देखिए, ये मोदी जी अपने चेले नितिन नबीन से, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, और शाह साहब देखिए किधर देख रहे हैं। इस बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और इस तस्वीर के साथ साथ ये वीडियो भी देख लीजिए, और अमित शाह की चाल, उनके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर मोदी जी का आप कैंप देखें तो उस कैंप का ये मानना है कि जिस तरह से शाह ने, अमित शाह ने, गृह मंत्री ने 20 जुलाई की सिचुएशन को टैकल किया, पैलेट गन चलवा दी, या फिर आंसू गैस के गोले दगवा दिए, या फिर कीलों वाले डंडे से पिटाई कर दी, ये जो हुआ, कहीं ना कहीं ओवरबोर्ड चले गए अमित शाह, ओवरबोर्ड चले गए, और एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, होम सेक्रेटरी, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखा। ये मोदी जी का कैंप मानता है। और यही नहीं, जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो का आकलन फेल हुआ कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, इसका कोई आइडिया नहीं था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। या फिर सोनम वांगचुक का जो ऑपरेशन हुआ, जो एक ट्रिगर पॉइंट था, डॉक्टर्स के भेष में, वार्ड बॉय के भेष में पुलिस आई, उठा के ले गई, ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोगों का मानना है कि अमित शाह की जो पुलिस थी, उनके जो अधिकारी थे, उनका जो खुफिया तंत्र था, वो कहीं ना कहीं असेस नहीं कर पाया, और मोदी जी की इसमें बहुत फजीयत हुई है। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और होम मिनिस्टर के ऑफिस में, जिसकी वजह से स्थिति विस्फोटक हो गई। मोदी हो सकता है खुश ना हो, जितनी फजीयत उनकी हुई है, उनको रील अकेले बनाना पड़ा, अकेले डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो मोदी शाह को कुर्बान कर देंगे, अपने हमराज को कुर्बान कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि शाह कुर्बान हुए तो अगली कुर्बानी फिर सरकार की होगी। सुनिए यशवंत सिन्हा साहब को, सुनिए, मोदी जी के सीनियर रहे, मंत्री रहे, केंद्र में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, वाजपेयी के साथ ही रहे। मोदी जी मुझे लगता है कि इस बात को महसूस कर चुके हैं
जैसा आपने कहा कि अमित शाह का इस्तीफा उनका इस्तीफा होगा। उनका इस्तीफा होगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन जितनी घटनाएं घटी हैं उसमें ये दोनों बराबर के साझेदार रहे हैं, चाहे वो गुजरात में घटी हो चाहे केंद्र में घटी हो पिछले 12 वर्षों में। तो इसलिए मोदी अमित शाह का जाना मतलब होगा मोदी का जाना, फिर यह सरकार टिक नहीं पाएगी, इस सरकार को जाना पड़ेगा। यशवंत सिन्हा भी मान रहे हैं कि शाह कुर्बान हुए तो फिर सरकार का नंबर आ सकता है, सरकार भी गिर सकती है। दोस्तों, यहाँ जो बड़ी बात, जो बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि शाह कुर्बान हो ना हो, लेकिन एक चीज़ जो बहुत साफ दिख रही है, जो संकट भीतर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों टॉप लीडर्स में जो सरकार चलाते हैं, टू गुजराती लीडर्स, इनके बीच में असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सरकार में साफ दिख रहा है। और वैसे भी जब तख्त हिलता है तो बादशाह और वजीर में भी अनबन हो जाती है, ये पहला लक्षण होता है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर जेनजी ने दोबारा आंदोलन कर दिया फिर क्या होगा? उल्टी गिनती शुरू होगी गुजरात लॉबी की, सरकार पर बन आएगी। और क्या मोदी 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे? 2029 की छोड़िए, 2029 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और आज इसीलिए दो खास मेहमान सतीश के सिंह, कई बड़े चैनल्स के हेड रहे, बड़े पत्रकार, विनम्र पत्रकार, अंदर की खबर रखने वाले, खुलकर बोलने वाले, साफ बोलते, ना इधर की ना उधर की, साफ जो है वही बोलते। आज मैंने उनको बुलाया है गुजरात लॉबी पे, ज़बरदस्त रिसर्च से सुनिएगा। और प्रोफेसर साहब से भी मैंने बहुत सी चीज़ें पूछी कि भाई जेनजी अब क्या सोच रहा है। तो जेनजी के बारे में प्रोफेसर साहब से बेहतर कौन बता सकता है। सतीश जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या भाजपा के भीतर विरोध है? क्योंकि मुरली मनोहर जोशी सीनियर मोस्ट लीडर आज की तारीख में, क्योंकि अडवाणी जी एक्टिव नहीं है लेकिन मुरली मनोहर जोशी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, बोलते रहते हैं। उनका कहना है कि वो छात्रों के साथ हैं इस आंदोलन में। और भी कई ऐसे सुर हैं बीजेपी के अंदर जो कहीं ना कहीं मुरली मनोहर जोशी के साथ खड़े दिखते हैं। तो क्या बीजेपी के भीतर इस वक्त कहीं ना कहीं मंथन है, एक बगावत दिखती है, मनभेद दिखते हैं? देखिए, इतना तो जरूर कहना पड़ेगा दीपक जी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल। नो, इट इज नॉट वेल। इसके बहुत सारे संकेत भी मिले हैं, कुछ का जिक्र तो आपने भी कर दिया, और उसी को आगे बढ़ाएं तो क्या होता है कि कभी कभी चाणक्य भी चंद्रगुप्त बनने की दौड़ में आ जाता है। ओ, ये बड़ी और बात सतीश जी, आप कह रहे हैं कि अमित शाह चाणक्य जो है वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य बनना चाहते हैं? नहीं नहीं, चाहते या नहीं, लेकिन भाई चाणक्य की इच्छा तो रहती ही होगी भाई कि भाई वो भी चंद्रगुप्त बने। अभी देखिए, अभी आप मुझे समय दीजिए तब बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। जो जो आपने दो चुनावों की बात करी, जी तो ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती है, चाहे वो म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे उसको जो भी करना पड़े। लेकिन अगर नेशनल प्रेसिडेंट के गर्भगृह में एमएलए का चुनाव भाजपा हार जाए पटना में, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के प्रभाव वाले एकदम इलाके में भाजपा चुनाव 6000 वोट से वो कांग्रेस के हाथों हार जाए, तो ये बड़ा ही लगता है जैसे ये हारने के लिए लड़ रहे थे। नंबर एक। नंबर दो, बिहार बंगाल का चेहरा में तो आप जरूर मोदी जी को देंगे, लेकिन काम करने में उसका सेहरा तो निश्चित रूप से एक अकेला किसी को देना पड़ेगा तो अमित शाह को देना पड़ेगा। दोनों जगह उन्होंने कैंप किया, और ऐसी क्या वजह है कि बिहार में जहां 200 सीटें मिली वहां पर आप नेशनल प्रेसिडेंट का सीट हार जाएं? ये मतभेद है, ये आपसी फूट है, ये बगावत है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के अंदर कोई धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ये मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा संस्कृत भाषा में कहूंगा कि ये समन्वय, संवाद, संचार आदि में काफी कमी दिख रही है। उसके कारण हो सकते हैं।
उसके कारण हो सकते हैं। अभी ठिकरा जो है 20 तारीख का एक अकेला अमित शाह पे फूटा है, और धर्मेंद्र जी प्रधान या भूपेंद्र यादव का जो ऑफिस खाली हो गया और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई, ये दोनों धर्मेंद्र भूपेंद्र अमित शाह के बड़े करीबी माने जाते धर्मेंद्र हो या दूसरे भूपेंद्र हो, ये हैं। जी नरेंद्र के आदमी नहीं थे। नहीं, मैं कह रहा हूं इस दौरान तो जितेंद्र उभरे। अभी जो पूरा आंदोलन चला जितेंद्र उसमें जी जी। जितेंद्र जी आए, है ना, और नड्डा जी आए। तो नड्डा जी तो अध्यक्ष थे ना, थे। वो क्यों आए? तो ये कुछ ना कुछ उनका संसद ना आना, एक दिन धोती पहन के संसद चले आना। मैंने आज तक अमित शाह जी को कभी धोती में नहीं देखा था। पहनते होंगे लेकिन मैंने देखा नहीं था, चुपचाप मुस्कुरा के वहां से चल गए। और तो और मैं वो कहना नहीं चाहता, छोड़ दीजिए उस चीज को। कह दीजिए, कह दीजिए। नहीं नहीं आप नहीं, ये जो मंगल मिलन हो रहा है हर मंगलवार को जो होता है एनडीए की एनडीए, मीटिंग। हाँ, वो मीटिंग में थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास करें हम लोग, है ना। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा, है ना। ठीक। तो एकदम से बुलंद है सब चीज ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए ना, एक चीज और कहना चाहूं, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आजकल जेनजी शब्द तो लगता है इसके तो अलावा कोई शब्द ही नहीं बचा भारत में। हालांकि हमसे पूछिएगा तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये हम समझते हैं वो युवा होते हैं और एक खास आयु वर्ग के लोग जेनजी में आते हैं। और जेनजी से कौन लोग संवाद कर रहे हैं? एक तरफा नहीं, एक तरफा ही कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अकेले 10, 11, 12 बजे रात में, है ना, वीडियो बना रहे हैं। और अभी सुना कि मोहन भागवत जी जेनजी वालों से संवाद कर रहे हैं। यही दो लोग संवाद कर रहे हैं और दोनों की उम्र भी ठीक ठाक। बाकी जी लोग क्या कर रहे हैं? क्या एनडीए ने जेनजी के आंदोलन का जो आप कह रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं जो कुछ हुआ, उसमें जो बचाव करना था सरकार का, किया क्या? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप ठीक। कितने लोगों ने तो और गड़बड़ भी किया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। ये हो क्या रहा है? ये भाजपा में मैंने नहीं देखा है पहले। वो तो वाटर आ टाइट रहा हूँ, कंपार्टमेंट। आ रहा हूँ सतीश जी, आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के अंदर एक आप कह सकते हैं सिचुएशन टेंस है, बीजेपी के भीतर आपको मतभेद दिख रहे हैं, गुजरात लॉबी की घेराबंदी चल रही है, मुरली मनोहर जोशी ने तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं मोर्चा ही खोल रखा है। क्या बीजेपी इस वक्त अंदर से खलबली मची हुई है बीजेपी के भीतर? देखिए दीपक जी, ये होना ही था। जैसे मैनेजमेंट साइंस में कहा जाता है कि किसी भी संस्था को चलाने के 3 तरीके हो सकते हैं। आप अपने संस्था के लोगों से बहुत अच्छे हो जाएं, बी गुड अप्रोच, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाएं, या इम्प्लिसिट बार्गेनिंग। जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, वो चलाई बिल्कुल एक तंत्रवाद से और गुजरात लॉबी के आधिपत्य में। ऐसी तानाशाही। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो समस्या होती है दीपक जी, वो ये होती है, जब तक लीडरशिप स्ट्रांग होती है, अच्छा समय आता है, मातहत विरोध नहीं करते। लेकिन जैसे ही महल भरभरा के गिरने के करीब होता है, नीचे से आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं और गिरने की गति बढ़ जाती है। ये स्टेज आनी थी, ये स्टेज जो आ गई है, ये स्टेज वही है जिसमें आपने बी स्ट्रांग अप्रोच अपनाई, किसी की बात नहीं सुनी, मन की बात की, लोगों से द्विपक्षीय संवाद नहीं किया, और वही फॉर्मूला आपने जेनजी से अपना लिया। देखिए, जेनजी को आप कन्विंस कर सकते हैं, अगर जेनजी से बात करें, सहानुभूतिपूर्वक बात करें, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आपने नहीं किया, वहां भी आप मन की बात करने लगे, एक पक्षीय संवाद करने लगे। तो ये वो स्टेज आ गई है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे जो आपने बहुत ताकत से ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया था, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच से खड़ा किया था, उसके अंदर विरोध के स्वर उभरने लगे, और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट स्टेज है कि वो धरधरा के गिर जाएगी। जी, सही बात करें, धरधरा के गिर जाएगी। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आगे का रास्ता, मैं मोदी और शाह की बात ही नहीं कर रहा, क्या बीजेपी एस रूलिंग पार्टी जो 2014 से लगातार हिंदुस्तान पर रूल कर रही है,
ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि तमाम तमाम दर्जनों राज्य हैं, एक 24 राज्यों में सरकार है बीजेपी की। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अब मियाद जो है धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, एक टफ पीरियड आ रहा है? दीपक जी, केवल भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, कांग्रेस का भी सवाल है, जेएमएम का भी सवाल है, हर पार्टी का राजनीतिक दल का सवाल है। जो हमारे देश के अंदर एक एस्पिरेशनल क्लास डेवलप हो रही है, जो 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो 30 इयर्स की एज से कम है, ये नौकरी चाहती है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहती है, एस्पिरेशन है इसकी। इसको जो भी इग्नोर करेगा, जो भी इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, जो भी इसको ढंग से हैंडल नहीं करेगा, उसका वही हाल होगा जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ। इसीलिए आपको बच्चों से संवाद करना होगा, इनकी एस्पिरेशंस को समझना होगा, चिकित्सा और जो शिक्षा व्यवस्था है इसको सुधारना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा, प्राइवेटाइजेशन को कम करना होगा और उसके बाद बच्चों को रोजगार देना होगा। वरना जो हमारे देश का ये डेमोग्राफिक डिविडेंड था, ये डिजास्टर बन गया है और 1-2 साल में और ज्यादा बन जाएगा अगर सभी राजनीतिक दल बच्चों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने को नहीं डालेंगे। जेनजी को डील करना, जेनजी को डील नहीं कर पा रहे, नरेंद्र मोदी भी डील नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रीलें भी व्यर्थ जा रही हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। रील में जितने व्यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा रील में आलोचना होती है। सतीश जी, जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी अगले 24 घंटे में बैठक करने वाली है और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें यह है कि दूसरे बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी भी बहुत से छात्रों के मुकदमे राज्य सरकारों ने वापस नहीं लिए, खासकर जहां डबल इंजन की सरकार है। अगर 10 लाख बच्चे या 4-5 लाख बच्चे फिर कूच कर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और मोदी जी के लिए बड़ा झटका है, आपको लग रहा है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आप 10 लाख आ चुका है तो, नहीं 10 वो टर्निंग पॉइंट तो आ ही गया है भाई, कि आपको एक सीजेपी नाम आ गया, अचानक से लोग जुट गए और उन लोगों ने इस तरह से हंगामा काट दिया कि आपको एक मंत्री की बलि चढ़ानी पड़ी। तो इसी को तो टर्निंग पॉइंट कहते हैं। कि इस्तीफा हुआ था क्या 12 साल में? पहली बात। दूसरी बात, जो आप जो कह रहे हैं कि 10 लाख, वो 10 लाख तो नहीं होगा। अब 10 लाख में तो ये अब नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे मेरे समझ में आ रहा है। और अगर वो मुकदमे हो रहे हैं और क्या हो रहा है, इसके भी ग्रामर कुछ अलग है। अब इसकी सच्चाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि सरकार के लिए अच्छी बात क्या है कि विपक्षी खेमे में, और सीजेपी को भी मैं विपक्षी खेमा में मान रहा हूं, वहां पर भी एक कंपटीशन है। तो मैं नहीं मानता कि दूसरे राउंड में इतनी भीड़ होगी या क्या होगी और फिर अगर मिसहैंडल ना हो जाए तो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो 20 तारीख की नौबत आई वहां पर मिसहैंडलिंग हुई, उसको पहले ही जो है ना उसको डील कर लेना चाहिए, रिस्पॉन्स देरी से। हाँ, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ ये भी बड़ा सवाल है। जी ठीक है, आपका इशारा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अमित शाह कैंप की तरफ है कि भाई क्यों नहीं इसको सही तरह। वैसे मत करिए, क्यों हुआ हम जानते नहीं है, हम तो ये बस समझते हैं कि ये 20 तारीख की नौबत आई क्यों। क्या आपको लगता है प्रोफेसर साहब कि अब अल्टीमेटली ये जो जेनजी की आग थी ये ठंडी नहीं हुई है, टकराव बढ़ रहा है छात्रों के बीच में, जेनजी के बीच में और सरकार के बीच में, क्या ये टकराव अभी और बढ़ेगा? देखिए, अभी तक जो परिस्थिति बनी है, टकराव बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सरकार इसको ढंग से हैंडल नहीं कर रही है, एग्रेशन में आ रही है, डिफेंसिव मोड में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है और कोई भी कन्फ्रंटेशन कभी भी सत्ता पक्ष के लिए शुभदायी नहीं होता है। इसलिए सरकार अपने लिए खुद परेशानी क्रिएट कर रही है। मोदी को क्या सुझाव देंगे प्रोफेसर साहब? आप तो प्रोफेसर हैं, सुझाव देते हैं, सभी को देते हैं। माने और उन तक पहुंचे तो अमित शाह साहब का इस्तीफा ले लें और पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं और कह दें बच्चों के साथ जो एक्सेसेस हुए वो गलत थे, अमित शाह ने गलत किए, मैंने उन्हें हटा दिया है गृह मंत्री पद से और मैं चाहता हूं कि बच्चे और पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़े और ये जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है, एक कमेटी बनाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, राहुल गांधी भी रहे, बीजेपी के लोग भी रहे, ऑल पार्टी कमेटी बने और 15 दिन के अंदर इसका दिया। लेकिन बच्चों के लिए नौकरियां और उनकी शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था ठीक हो और प्राइवेटाइजेशन खत्म हो और सरकारी व्यवस्था में गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, ये अगर मैसेज देंगे
तो मेरे ख्याल से शायद ये सरकार चल पाएगी, वरना ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। बहुत दिन सरकार नहीं चल पाएगी। लास्ट क्वेश्चन सतीश जी, अगर मैं सब कुछ समअप करूं, चाहे वो दतिया की हार हो मध्य प्रदेश में, बीजेपी के प्रत्याशित हार, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से बीजेपी की हार हमने बिहार में देखी, उसके बाद हमने राम मंदिर की चोरी और चोरी के बाद जो साख गिरी है आरएसएस की वो हम देख रहे हैं, उसके बाद हम जेनजी के इस आंदोलन को देख रहे हैं, हम इथेनॉल पे मिडिल क्लास का सड़कों पर उतरना उसको देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक के बाद एक समस्या बढ़ती जा रही है मोदी के लिए, और आपको लगता है कि 2029 तक का सफर इट्स नॉट अ स्मूथ राइड फॉर मिस्टर मोदी? देखिए दीपक जी, आपके पुराने वीडियोस में मैंने देश के हालात के बारे में चर्चा की थी। ये चुनाव से चीज जब आगे चली जाती है, चुनाव से इतर, चुनाव से आगे, वो एक अलग स्थिति होती। उसमें मोदी सरकार या पूरा संघ परिवार इस वक्त साख, विश्वसनीयता और विश्वास तीनों की लड़ाई लड़ रही है, जद्दोजहद कर रही है। और जेनजी का मैंने जहां तक बोला, वो सिर्फ जेनजी नहीं है, इसको आप हर घर भारत का है, वहां की समस्याओं की बात है ना। हम घर तो घर कहते मोदी है। मैंने तंज में एक बात कही कि ईवीएम में तो सारे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलते आ रहे हैं, और लगातार जहां तहां सब जगह चुनाव जीतती जा रही, आगे भी जीत जाए। लेकिन जिस तरह से जनता ने आके सड़क पे वोट दिया, जंतर मंतर, मुंबई, कलकत्ता, सब जगह, वो एक अलग प्रकार का वोट है। ये मेन बात है। दूसरी बात, अगर आप देखने, आपने अमित शाह का नाम लिया था और साख की बात की थी, एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि अमित शाह का इस्तीफा होगा, नहीं होगा। इतना कमजोर अमित शाह नहीं है। चाहे वो कोई भी चाहेगा तो उनको इतना जल्दी अब हटाने की स्थिति में नहीं है। चलिए सतीश जी, एक काउंटर क्वेश्चन, अगर इस्तीफा हो जाता है अमित शाह का, मोदी ले लेते हैं, फिर क्या होगा बीजेपी के अंदर? देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो फिर बीजेपी भरभरा के गिर जाए अगर, माय गॉड, ओके, अगर, हाँ अगर, क्योंकि उनका ग्रिप बहुत मजबूत है। ये बात समझ लीजिए, उनको आप निपटा सकते हैं अंदर अंदर, इधर उधर कॉकरोच लगा लोगों के आप निपटा सकते हैं, लेकिन उनको हटा नहीं सकते। आप समझिए, इस चीज को आप समझ लीजिए। अच्छा, अब ये बात सही है आपकी कि ये जो पूरे प्रकरण में, चाहे वो मंदिर का हो चाहे नीट का हो, एक तो जिसको निपटाना था वो निपटा दिए गए, धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, वो तो निपटा दिए गए, चलिए हो गया। वो तो उनकी बलि चढ़नी थी ही, रुका हुआ था कि वही नहीं समझ में आ रहा था। अब क्या है कि इसमें पूरे प्रकरण में अगर दो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की साख पे सवाल हुए हैं, तो एक है आरएसएस मंदिर वाले में, क्योंकि उनके ही फंक्शनरीज थे वहां पे जी, और दूसरा जो दाग लगा है और जिस पर निशाना बनाया गया, 20 जुलाई, टारगेट रहे, वो अमित शाह रहे। एकदम सीधी सी बात है। मोदी जी तो बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैन जी, ये एक स्थिति है। और अच्छा, एक और चीज, आप इस चीज को जरा नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से है। इतने दिन से कोई खबर नहीं आई थी कि नीतीश जी दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन आज तो एक तस्वीर अवतरित हो गई कि कल की हार के बाद नीतीश जी और मोदी जी में मुलाकात हो गई। ये कौन सी मुलाकात है और क्यों मुलाकात है? आपको याद पढ़ाना चाहूंगा। हमारे बिहारी भाषा में वो लाइन हम बहुत याद रखते हैं और वो हम ही समझ सकते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तब सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री जी के लिए वो एनडीए की मीटिंग हो रही थी 24 के बाद चुनाव करने के लिए, तो नीतीश जी ने अपने बिहारी अंदाज में, हमारे इलाके के हैं, तो वो भाषा उन्होंने बोली, इतना देर काहे के लिए कर रहे हैं, देर मत करिए ना। ये जो देर शब्द था उसका मीनिंग मैं समझ सकता। देर, चलिए, बड़ी बात कही नीतीश कुमार का अचानक मिलना, लेकिन उससे बड़ी बात कही कि अगर प्रेशर बढ़ता है जेनजी का, विपक्ष का, समस्याएं बढ़ती हैं, अमित शाह की घेराबंदी होती, अगर मोदी ने अमित शाह को कुर्बान किया तो सरकार कुर्बान हो सकती है। अमित शाह को अंदर ही अंदर ट्रिम किया जा सकता है, काट छांट की जा सकती है, पर थोड़े बहुत कतरे जा सकते हैं, उनके आदमियों को हटाया जा सकता है। लेकिन अमित शाह को पूरी तरह से अगर हटा दिया कुर्सी से
तो फिर मोदी की कुर्सी खतरे में, ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बिखर जाएगा, नीचे आ जाएगी बीजेपी की सारे का सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि सारा सिस्टम, सारा प्रभाव इस वक्त अमित शाह का, चुनाव जिताने की जो मशीन अमित शाह के हाथ में है। बहरहाल देखें आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में, खुलकर आपने बातें करी। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।